तो दोस्तों अब तक तो हमने बात कर ली थी कि दो छोटे छोटे जब एक एक दो आयन हमने लिया तो किस तरह से हमको उसका एनायन और कैटायन निकालना है। बट जब इन केस ऑफ हम अगर NaCl की बात करें, NaCl वाले केस में क्या हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगी NaCl के केस में क्या होता है। देखो NaCl के केस में NaCl जब होता है वो पानी के साथ जब रिएक्ट करता है उसमें आपको दो टाइप के क्या दिखेंगे, इलेक्ट्रोड्स देखने को मिलेंगे। मतलब कि अगर आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया और दूसरा आपने अगर Hg इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया तो आपको दो अलग अलग कंडीशंस देखने को मिलेंगी। बट ये पहले वाले जितने भी हमने आयंस लिए थे उनके केसेस में ऐसा नहीं था। पर अब हम NaCl, H2SO4 इन सब की बात करेंगे और उसमें हम समझेंगे, ठीक है ना। तो चलो पता करते हैं कि इसमें क्या हुआ। तो इसमें क्या हुआ, हमने NaCl का पहले तो इनर्ट इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके चेक किया। क्या चेक किया कि इसमें एनोड कौन होगा और कैथोड कौन होगा, है ना। तो देखो इनर्ट इलेक्ट्रोड में जो हमने NaCl लिया था वो NaCl जो था वो पानी में था, ये बात तो आपको पता है। तो हम एनोड को इस साइड में लिखते हैं, कैथोड को इस साइड में लिखते हैं, ठीक है ना। तो चलो एनोड के अगर हम इस साइड सॉरी कैथोड को इस साइड में लिखते हैं, एनोड को इस साइड में लिखते हैं। ये क्या है, कैथोड। कैथोड में क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्जेस। अब अगर हम H2O को तोड़े दो हिस्सों में तो एक हो जाएगा H+ और दूसरा हो जाएगा OH-। और आपको ये बहुत भली भांति पता है कि इसमें से एनोड कौन सा होगा, कैथोड कौन सा होगा। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री हो जाएगा कैथोड और ये हो जाएगा हमारा एनोड, ठीक है ना। अब ये H+ कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। अब ये बात मैं एक ही बार बताऊंगी, इसके आगे जो भी आएंगे उन सब में हम इसी का इस्तेमाल करते करते हुए चलेंगे। अब समझते हैं कि इसमें एनोड कौन सा होगा, एनोड में कौन सा मतलब कंपाउंड आएगा और कैथोड में कौन सा आएगा, ठीक है ना। तो चलो समझते हैं। तो एनोड की अगर हम बात करें, एनोड मतलब ये वाला एंड। इस एंड में पहली बात तो ये चीज आप ध्यान से सुनना कि जब NaCl OH- ये दोनों चीजें जब दो कंपाउंड एक साथ लड़ाई करती है, मतलब NaCl और H2 जब आपस में भिड़ती है तब जीतता कौन है। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नोट करके रखे कहीं पे, ऐसे क्लाउड फॉर्म में ऐसे लिखे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विल बी deposited on the electrodes, ठीक है ना। लेकिन आप इस केस में अगर आपको बात करूं तो यहाँ पे ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो Na और H में हमको ये मिला कि, और Cl में और OH में हमको ये मिला कि एनोड में जो Cl वाला एरिया था, Cl जो है इसमें क्या है ज्यादा, इसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। समझ रहे हो ना, जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोड में एफिनिटी दिखाएगा चिपकने की, डिपॉजिट होने की, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विल बी द विनर। तो एनोड में हम क्या लिखेंगे, क्लोरीन Cl2 आयन। समझ रहे हो ना मेरी बात। अब हम बात करते हैं ये वाला आयन, ठीक है ना। तो इसको हमने आयन के फॉर्म में नहीं लिखा, इसको हमने गैस के फॉर्म में लिखा, समझ लो। पर अगर हम कैथोड की बात करें, आप एक बार क्या करना, आपके NCERT बुक में ना एक बड़ा सा लिस्ट बनाया गया है, उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज दी गई है। उसमें एक बार चेक करके देखना Na और H में दोनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको हाइड्रोजन में देखने को मिलेगी। दैट इज व्हाई आई हैव टेकन हाइड्रोजन गैस हियर। तो ये चीज आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इनर्ट इलेक्ट्रोड में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। अगर मैं सेकेंड चीज की बात करूं जो कि है Hg इलेक्ट्रोड, तो Hg इलेक्ट्रोड में हम क्या लेंगे, वही सेम चीज लेंगे, Na+ H+, दूसरी तरफ NaCl- OH-। समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंस ये आ जाएगा कि जो Hg वाला हमने इलेक्ट्रोड लिया ना उसमें कैथोड Hg क्या है, आप मुझे बताओ। Hg क्या है, Hg है मरकरी। और मरकरी क्या कौन सा चार्ज कैरी करता है, मरकरी पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। तो मरकरी कहाँ पे आ जाएगा, कैथोड में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे अमलगम लिख सकते हो, Hg अमलगम। और दूसरा कैथोड में सॉरी एनोड में ये वाला वर्ड आ जाएगा, ये क्लोरीन जो हमने लिया ना वही ये वाला क्लोरीन। तो यहाँ पे क्लोरीन गैस आ गया, समझ रहे हो। तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर मैं इसको रब कर देती हूँ।
तो अब बात कर लेते हैं हम H2SO4 की। अब देखो मुझे बताओ H2SO4 को आप किस किस दो फॉर्म में देखते हो अपने लैब में, केमिस्ट्री के लैब में? आप अपने केमिस्ट्री के लैब में H2SO4 को एक तो स्ट्रॉन्ग H2SO4 मतलब एक स्ट्रॉन्ग डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्म में देखते हो। ये दोनों चीज़ में देखते हो आप। तो हम वहीं पे यहाँ पे उन्हीं दो चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो H2SO4 इन स्ट्रॉन्ग या फिर कंसेंट्रेटेड H2SO4 और दूसरा डाइल्यूटेड H2SO4। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कंसेंट्रेटेड डाइल्यूट H2SO4 की, है ना। तो डाइल्यूट H2SO4 में क्या चीज़ आपको देखने को मिलेंगी? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको इसको दो टुकड़ों में तोड़ना है, एक तो H+ और दूसरा SO4 2-। ये कैथोड, ये एनोड। हाँ चलो अब हम बात करते हैं इसमें क्या आ जाएगा, पानी। तो H+ और OH-। ये भी आपको समझ में आ गया। अब समझते हैं कि यहाँ पे विनर कौन होगा। ध्यान दीजिए मेरी बात, ये क्या है, डाइल्यूट है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर डाइल्यूट है तो इसका मतलब ये है कि H2SO4 की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। अगर H2SO4 की कंसंट्रेशन कम होती है वहाँ पे क्या होता है, H2SO4 में जो ये SO4 वाला जो चीज़ है वो नहीं जीत पाता और ना ही OH- वाला जीत पाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ऐसे केस में जो एनोड का पोजीशन है वो ना तो SO4 2- ले पाता है और ना तो ये। तो इस केस में जो एनोड होता है वो होता है ऑक्सीजन गैस। और दूसरी तरफ में अगर कैथोड की बात करूँ तो कैथोड में आप दोनों साइड में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन देख रहे हो, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन इज द विनर बिकॉज मेजॉरिटी विंस, और सब में आपको दोनों H+ आयन से देखने को मिल रहा है ना। अब हम बात करते हैं कंसेंट्रेटेड H2SO4 की। देखो कंसेंट्रेटेड H2SO4 में क्या है कि H+ जो है वो अभी H+ का जो आयन है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि H+ का आयन तो चलो यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन SO4 का भी जो आयन है वो भी बहुत ही ज़्यादा है। इसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो हम इसको किसके SO4 2- के फॉर्म में नहीं लेते इसमें हम इसका डबलेट करके लेते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, अब ये वाली जो चीज़ है वो विनर है ना। ये बात तो आपको समझ में आ गई है ना। तो इसमें जो एनोड होगा उसमें हम क्या लेंगे, इसका डबलेट मतलब इंटू 2। S1 था यहाँ पे S2 हो जाएगा, S4 था यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2-। आप इसको H2S2OH भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं इसकी कैथोड की बात करूँ, कैथोड में क्या होता है, यही मेजॉरिटी विट्स, तो H+ आ जाता है। तो ये चीज़ आप हरी अप जल्दी नोट करिए। चलो आप इसको नोट करिए। और अब हम लास्ट केस की बात करेंगे जहाँ पे हम वही सेम केस लेंगे, बस उसमें कॉपर लगा देंगे। तो अब हमारा जो केस होगा वो हो जाएगा CuSO4। CuSO4 के भी दो पार्ट है। उसमें हम क्या लेंगे, डाइल्यूट और स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड नहीं है इसमें क्या है, पहले तो इनर्ट वाला और दूसरा कॉपर इलेक्ट्रोड। अब कॉपर इलेक्ट्रोड से तो आपको पता ही चल गया कि मेजॉरिटी कौन सी और जीतेगी भी कौन। और इनर्ट में मैं अभी बता दूं आपको, इनर्ट में क्या होगा। इनर्ट इलेक्ट्रोड की अगर मैं बात करूं तो इनर्ट इलेक्ट्रोड में आपको क्या दिखेगा, आप पहले इसको तोड़े एज यूजुअल, Cu2+ और SO4 2-। और अगर ये पानी में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H+ और OH-। हमको पता है इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो ऐसा इलेक्ट्रोड है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, और यहाँ पे भी हम इसको डाइल्यूट के फॉर्म में ही देखेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो SO4 और OH में से इसमें भी कोई नहीं जीतेगा। जस्ट लाइक हमने H2SO4 पढ़ा था, वहाँ पे भी हमने डाइल्यूट में जब बात की थी तब हमने क्या बोली थी कि इसमें से कोई नहीं जीतेगा, और एट दी एंड इनका पोजीशन कौन लेके चला जाएगा, इनका पोजीशन लेके चला जाएगा एनोड, जो कि O2 के फॉर्म में होगा। अच्छा कैथोड की अगर हम बात करें तो कैथोड में ये ऑब्वियसली यही विनर होगा। अगर आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देख ले तो आपको कॉपर का ज़्यादा दिखेगा। तो यहाँ पे आप लिखे कैथोड में कौन आएगा, कॉपर, है ना। तो आप इन दोनों को जल्दी से नोट कीजिए और फिर हम समझते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड के बारे में।
तो कॉपर इलेक्ट्रोड में भी हम वही चीज़ यूज़ करेंगे, Cu+2 और SO4 2-। इसको लिख के कोई फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि हमको भी पता है कि कॉपर इलेक्ट्रोड है, और कॉपर के इलेक्ट्रोड हमने ऑलरेडी इससे पहले भी देखे हैं, जिसमें एनोड एंड में भी कॉपर होता है और कैथोड एंड में भी कॉपर होता है। भाई दोनों एंड को अगर तुमने घेर रखा है इलेक्ट्रोड बन के, तो अब किसकी ज़रूरत है? आप मुझे बताओ। अगर Hg जो इलेक्ट्रोड है उसको अगर हम ये H2SO4 में डालेंगे तो एक ने पोजीशन तो वो लेगी, पर कॉपर का हमने ऑलरेडी एक ऐसा इलेक्ट्रोड देखा है जिसमें एनोड एंड में भी एक कॉपर होता है। एनोड एंड का जो इलेक्ट्रोड होता है वो भी कॉपर से बना है, कैथोड एंड का भी जो इलेक्ट्रोड है वो भी कॉपर से बना है। तो दोनों अगर कॉपर से बना है तो इसमें एनोड और जो कैथोड होगा वो क्या हो जाएगा? कॉपर। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर मैं इसको रब आउट कर देती हूँ। दोस्तों अब क्या है ना, अब हम नोट्स डी पढ़ने जा रहे हैं, और ये नोट्स डी इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्यों? क्योंकि इस डी में आज मैं आपको एक ऐसा मास्टर फॉर्मूला बताऊंगी, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप सारे के सारे क्वेश्चन, मतलब 90% क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने का कोई मास्टरमाइंड चीज़ अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है तो वो इस वीडियो में है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो आपको इस टाइप से इसका इस्तेमाल करके इसका आंसर निकालना है। और अब अगर आप जेईई एस्पिरेंट है और नीट का भी एस्पिरेंट है तो मैं आपके लिए इतनी सी पढ़ाई आपके लिए इनफ नहीं होगी। तो इसको इनफ करने के लिए, क्योंकि इसमें जो चीज़ की कमी है वो है क्वेश्चंस, क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस मैं आपको इन सारे कोर्स को कंप्लीट करवाने के बाद एक बार फिर मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी यूजिंग दिस नोट्स, ठीक है ना। तो ऐसे नोट्स ABCD, ये जो नोट्स है, आई एम सॉरी डी तो नहीं है, ये नोट्स था ई, तो ये ई नोट्स है, वैसे मैं बताऊंगी ई नोट्स को रेफर करो। और ये मैं मैक्सिमम टाइम इसलिए बताऊंगी कि बहुत सारे क्वेश्चन इस नोट्स से आएंगे और मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से इस नोट्स को सॉल्व करना है, सॉरी इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस को 90% क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक ये है ना। तो सब इसमें एक ट्रिक ये है कि फर्स्ट लॉ ऑफ फेरेडे, मतलब फेरेडे इज फर्स्ट लॉ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फेरेडे के फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ से आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप देखोगे। अच्छा, उसका फर्स्ट लॉ बोलता क्या है? देखो, बिफोर गोइंग टू दैट हम पहले समझते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ फेरेडे, फेरेडे है क्या? देखो, फेरेडे एक चार्ज है, फेरेडे एक चार्ज की क्या है? क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो अगर हम बताएं कि 1 कूलम चार्ज कितना फेरेडे कैरी करता है, वो कैरी करता है, सॉरी 1 फेरेडे कितना कूलम चार्ज कैरी करता है? 96500, सॉरी 96500 चार्ज क्या करता है? फेरेडे कैरी करता है क्या? कूलम। समझ रहे हो? तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्वेश्चन में केमिस्ट्री में आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा अब तक, है ना, आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने E0 ऑफ सेल निकालना पड़ा, है ना, इन सब वेट भी पढ़ा, आपने मोलर मास पढ़ा, कितना कुछ पढ़ा। तो आपको एग्जाम में मोलर मास, वेट, इन सबको डाल के आपको बोलेंगे कि फेरेडे, मतलब उसमें फेरेडे भी थोड़ा मिक्स कर देंगे, ऊपर से छिड़क देंगे, और फिर आपको बोलेंगे कि आप ये निकालो वो निकालो। मैं आपको ये बता दूं कि आप फेरेडे को एज अ चार्ज देखना, क्या देखना? आप उसको एज अ चार्ज देखना। ये फेरेडे वाली चीज़ मैं और अच्छे से क्लियर कर दूंगी, बट बिफोर गोइंग टू दैट मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपने 10th क्लास के फिजिक्स में, 10th क्लास के फिजिक्स में, है ना, 10th क्लास के फिजिक्स में आपने एक वर्ड सुना था, Q मैं IT करूं, मतलब Q इज इक्वल टू IT। ये बात तो आपने सुनी होगी, है ना। तो वही बात मैंने यहाँ पे की, Q इज इक्वल टू IT। तो यही जो फॉर्मूला है यही इसका जड़ है। आपको क्या करना है, एक Q का जो फॉर्मूला है ना, ये है, इसको आपको मोल के साथ कनेक्ट करना है। मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगी जिसको मोल के साथ कनेक्ट किया गया है। इससे क्या होगा, जब आपको जो भी क्वेश्चन गिवन होंगे मोल पे और उसमें थोड़ा बहुत फेरेडे छिड़का जाएगा, तो आप क्या कर पाओगे, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप उस फेरेडे वाली चीज़ को मोल में कन्वर्ट करके आगे उसका वेट निकाल सकते हो, उसका चार्ज निकाल सकते हो, जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया आप वो कर सकते हो। तो चलो समझते हैं इसमें क्या किया गया। तो Q इज इक्वल टू IT कूलम के केस में होता है। किसके केस में होता है? कूलम के केस में। बट अगर मैं इस कूलम को फेरेडे में कन्वर्ट करना चाहूँ तो आप मुझे बताओ कि 1 फेरेडे इज इक्वल टू 96500 कूलम।
बट तो 1 कूलम का चार्ज कितना होगा, आप मुझे बताओ क्या होगा इसका, 1 कूलम का चार्ज कितना होगा। 1 कूलम का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, 1 कूलम विल बी इक्वल टू 1/96500 फेरेड। मैंने क्या किया, इसको डिनोमिनेटर में ले लिया और इससे ये आ गया, समझ रहे हो ना रिलेशनशिप। तो आप बस इतना भी याद कर लोगे ना तो आप आराम से इसको फेरेड के फॉर्म में निकाल सकते हो। बट अगर मैं इसको फेरेड के फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो इसको 965 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यही चीज बोलने के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया, समझ रहे हो। तो चलो अब हम समझते हैं फॉर्मूलाज रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ फेरेडे, है ना। तो उसका पहला फॉर्मूला जो है वो है Q इज इक्वल टू IT। नहीं, ये नहीं है इसका फॉर्मूला, तो ध्यान दे, इसका पहला फॉर्मूला है W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। इससे आप बहुत सारी टर्म्स ठीक से पता कर सकते हो। मतलब यहाँ पे बोला गया जो वेट है हमारा जो वेट है, आप वेट को अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है और आपको चार्ज नहीं गिवन है, या फिर आपको ऐसे फेरेडे छिटकाया गया और आपको बोला गया कि आपको वेट निकालना है और या फिर मोलर मास निकालना है, तो आप इसके थ्रू आराम से निकाल सकते हो। ये क्या है, ये गिवन वेट है। जो आपने गिवन मास मोलर मास पढ़ा है ना, उसका ये क्या है, गिवन वेट है, समझ रहे हो ना। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊं, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसके प्रोपोर्शनलिटी को हटाने से यहाँ पे आ जाएगा ZQ। मतलब इसका जो कांस्टेंट है वो क्या है, Z है, ठीक है ना। चलो Z को भी और तोड़ते हैं। Z क्या होता है, Z है इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। वैसे ये जो 96500 है ना, वो एक Q का फॉर्म है। मतलब हमको इसको फेरेडे के फॉर्म में लिखना है, इसलिए हमने इस Q को 96500 से डिवाइड किया। मैंने अभी बताया कि ये जो यहाँ पे कूलम था, इसको फेरेडे में लाने के लिए हमने क्या किया, 96500। चलो इसको मिटा देते हैं, इतने ही समझते हैं कि Z मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है, और Q क्या होता है, IT होता है। ये बात तो आपको पता है आराम से। अच्छा, अब ये जो पूरा टर्म है ये कूलम के टर्म्स में है, बट अगर हमको इसको फेरेडे के बारे में अगर हम फेरेडे के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको इस कूलम को फेरेडे में कन्वर्ट करना है। और टू कन्वर्ट दैट कूलम इनटू फेरेडे, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डिवाइड दैट विद 96500। समझ लो। तो ये हो जाएगा इसका एक्चुअल फॉर्मूला। आप इसको समझ के अगर आप करोगे ना तो बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अब तक तो मैंने सिर्फ बता दिया कि फॉर्मूला क्या है, पर इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ समझ लो। देखो क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में आपको क्या होगा ना, आपको समझ में ही नहीं आएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझ में नहीं आएगा कि आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। पर जो मैं आपको आगे करके बताऊंगी, जब क्वेश्चंस करके बताऊंगे ना, तब आप माइंड में उसको कैलकुलेट करना सीख जाओगे, आप इतने प्रो हो जाओगे। देखो समझो इसमें क्या बोला गया है। जब आपको व्हेनेवर आप क्या करो, मैं इसको मिटा के ना एक बार अच्छे से लिखवा के देती हूँ आपको, कि जब ऐसा हो तो आप ऐसे करो, ऐसा हो तो वैसा करो, ठीक है ना। ऐसे साइकोलॉजी में बोलते हैं ना कि अगर हमारी आंखें ऊपर हो तो हम कुछ सोच रहे हैं, अगर नीचे है तो हम दुखी है, मतलब ऐसे समझ रहे हो ना। तो वैसे ही मैं कुछ ऐसे बताऊंगी कि क्वेश्चन में अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो तो उसको इस तरह से सॉल्व करना है, और वैसे टाइप के हो तो उसको उस तरह से सॉल्व करना है। तो आप इसको लिखो, मैं भी इसको रब करके मैं आपको अच्छे से बताती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं पहला पॉइंट। अगर आपको क्वेश्चन में करंट व्हेन, ऐसे मैं पहला पॉइंट लिख के देती हूँ आपको, व्हेन करंट एंड और मतलब उसमें से कुछ भी, अगर करंट और टाइम अगर आपसे पूछा गया हो क्वेश्चन में, इज आस्क्ड, देन यूज दिस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? बहुत बच्चे क्या होते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ, जब क्या होता है ना, क्वेश्चन आता है ना ऐसे टाइप के, तो उनको समझ में नहीं आता आपको फॉर्मूला क्या लगाना है। वो डायरेक्टली वो फर्स्ट जो मैंने आपको ऐसे करके बताया ना डब्बे में डाल के, वो डायरेक्टली वही डाल देते हैं। पर मैं आपको बता रही हूँ कि तब डब्बे में नहीं डालना, जब आपको आई और टी के बारे में पूछा गया तब आपको जस्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, Q इज इक्वल टू आई टी। बट ये कूलम्स के टर्म्स में, समझ रहे हो आप। पर अगर आपको फेरेडे के टर्म्स में Q इज इक्वल टू आई टी निकालने के लिए बोला गया और मैक्सिमम टाइम ये वाला क्वेश्चन आपको आएगा,
तो इसलिए आप उसमें यही वाला मतलब 99% क्वेश्चन में आपको यही देखने को मिलेगा। तो उसमें आप ये वाला फॉर्मूला डाल लेना। समझ लो ना मेरी बात। तो ये हो जाएगा हमारा पहला चीज, ठीक है ना। ये चीज आपको समझना है, और ये जितना इजी लग रहा है ना आपको सुनने में, उतना ही ये हार्ड है जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो मैं आपको बताऊंगी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच, उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। सेकंड पॉइंट भी समझ लो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि व्हेन वेट, अगर आपको किसी का वेट पूछा गया इज आस्क्ड, देन यूज दिस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? वही पुराना वाला फॉर्मूला। अब उस फॉर्मूला के बारे में थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। EIT by 96500। देखो इसमें जो ये है ना, ये W क्या है हमारा? W गिवन वेट है। आपको क्वेश्चन में गिवन दिया होगा या फिर आपको पूछा गया होगा, ठीक है ना। इसी वेट की बात कर रहे हैं। अगर ये वाला अगर वेट पूछा गया तो इसके बारे में बात की जा रही है। पर E का मतलब क्या है? E का मतलब क्या है? E है मोलर मास अपॉन NF। और ये NF जो है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन के आगे जितना मोल का नंबर लिखा होता है वही चीज आपको NF में डालना है। बस इतनी सी बात है। तो मोलर मास और NF तो निकाल सकते हो ना, नहीं भी निकाल सकते हो तो भी मैं आपको सिखा दूंगी। तो इसके बेस पे हम 2 क्वेश्चन करेंगे और उसको थोड़ा सा अपर लेवल तक समझेंगे, ठीक है ना। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो, तो ये है हमारे पास सबसे ज्यादा बेसिक क्वेश्चन। जब आप एक सीढ़ी चढ़ते हो वैसा टाइप का क्वेश्चन। ये बहुत ही ज्यादा बेसिक इसलिए है क्योंकि इसके थ्रू ही आप थोड़ा थोड़ा समझेंगे। पहले तो हमको बताया गया वेट के बारे में, मास मतलब वेट है ना, वही। तो हम वेट के बारे में समझ रहे हैं यहाँ पे। तो हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? W = ZIT, मतलब EIT डिवाइडेड बाई 96500। क्योंकि हमको इसमें इसको फेरेड के फॉर्म्स में निकालना है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे हमको क्या बताया गया है? फेरेड के फॉर्म में यहाँ पे आपको दिया हुआ एक क्वेश्चन। मैंने आपको बताया ये IT क्या है? Q है। समझ रहे हो ना। IT को मैं Q भी लिख सकती हूँ, और Q by 96500 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 फेराड लिख सकते हैं। ये क्या हो जाता है? पूरा 1 फेराड होता है। तो ये हो जाएगा 1 फेराड। और फिर अगर मैं इस 1 फेराड को, इसकी बात करें, मतलब क्वेश्चन में आपको बताया गया है, मतलब 1 फेराड में अगर मेरे को इसको कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी? EF लिखूंगी। मतलब कि मेरे को 1 फेराड के टर्म्स में आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो वाला फॉर्मूला यूज करना है। और वो क्या है? 0.4 फेराड, मतलब जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। समझ रहे हो आप? मैंने क्या किया? ये वाला फॉर्मूला यूज किया। इसमें आपको पता है IT को मैंने क्या किया? शॉर्ट करके Q लिखा। और आपको पता है Q by 96500 1 फेराड होता है। और आपको क्या चाहिए? फेराड का फॉर्मूला चाहिए यहाँ पे। तो फेराड के फॉर्मूला आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ये सब हमने इसलिए किया क्योंकि हमको फेराड की फॉर्मूला गिवन है। ऑब्वियसली अगर हमको फेराड की फॉर्मूला नहीं गिवन होगा तो हम कैसे वेट निकालेंगे? तो चलो, आपको फेराड का फॉर्मूला गिवन है। अब आपको चाहिए E का फॉर्मूला। अब E का मतलब आप मुझे बताओ कि कॉपर का मोलर मास क्या होता है। तो आप ऐसे लिखो, E का मतलब मोलर मास डिवाइडेड बाय NF, ठीक है ना। मैं कॉपर का मोलर मास देख के आती हूँ। तो कॉपर का जो मोलर मास है वो है 63.5, ठीक है ना। 63.5 को मल्टीप्लाई करना है 0.4 के साथ, इतना आपको पता चल गया। और मैंने अभी आपको बताया E इज इक्वल टू क्या? मोलर मास डिवाइडेड बाय NF। अब आप मुझे बताओ NF मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं? ये वाला NF नहीं, ये वाला NF। तो कॉपर का क्या होता है? Cu+2 होता है, चार्ज +2 होता है। तो ऑब्वियसली एक कॉपर को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? 2, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। अब सॉल्व करके जो आंसर आता है वही हो जाएगा इसका फाइनल वेट। समझ रहे हो? तो चलो इसको आप नोट डाउन करो, फिर मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके जाती हूँ। वो थोड़ा सा स्टेप अप क्वेश्चन होगा। ये फॉर नीट लेवल के लिए हो सकता है, और मैं जेई वाले लेवल का एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आती हूँ। तो चलो मैं आपके लिए ये जेई लेवल का एक क्वेश्चन लेके आई हूँ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझेंगे। इस क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है हम वो देखेंगे। मैंने क्या बताया आपको? सबसे पहले क्या देखना है?
कि क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, करंट पास्ड, मतलब आपको आई और टी में से कोई भी एक चीज पूछी गई है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, Q इज इक्वल टू आई टी। 10% स्टेप आपका कंप्लीट यहीं पे हो गया, मतलब आंसर यहाँ पे आने को चल रहा है, सोल्यूशन यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। When an electric current is passed through acidic water, एसिडिक वाटर में आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को पास किया। इतना मिलीलीटर हाइड्रोजन गैस वाज कलेक्टेड एट द कैथोड, तो हम क्या करेंगे, कैथोड का रिएक्शन लिखेंगे। कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, कैथोड में रिएक्शन लिखेंगे। आपको पता है हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। हाइड्रोजन गैस को रिलीज करना कितना आसान है, क्या आपको नहीं पता हाइड्रोजन गैस को कैसे रिलीज करते हैं। हाइड्रोजन गैस में एक पॉजिटिव चार्ज जो कि 2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो तो हाइड्रोजन का गैस निकल के आ जाता है। इतना आपको पता है ना कैथोड में। तो आप सबसे पहला स्टेप मैं हर एक में आपको बता चुकी हूँ, इससे पहले जब हमने स्टोइशियोमेट्री वगैरह जितना कुछ भी पढ़ा था उस सब में मैंने आपको स्टेप टू स्टेप बताया था हर एक चीज। और सबसे पहले हर एक में मैंने स्टेप 1 यही बताई थी कि पहले रिएक्शन में कन्वर्ट करना सीखो, है ना। तो पहले तो मैंने आपको जो ट्रिक बताया था उसको समझ लिया आपने, फिर आपने क्या किया, स्टेप 1 वाली चीज इस्तेमाल की, क्या की, रिएक्शन बनाई, फिर उसको बैलेंस किया, ठीक है ना। जब तक आप बैलेंस नहीं सीखोगे तब तक आप कोई भी क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या कोई भी चैप्टर का नहीं कर पाओगे अच्छे से। कोई बात नहीं, मैं और भी अच्छे से आपको क्या कर दूंगी, ग्रो कर दूंगी ये बैलेंसिंग वगैरह करवाने में, जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी फर्स्ट चैप्टर के तब, ठीक है। अब आप समझो कि यहाँ पे जो ये वाला 2 मोल है ना, यही है वो NF की वैल्यू, समझ रहे हो ना मेरी बात। अच्छा वो छोड़ो, हमको क्या पूछा गया है, करंट पास्ड इन एम्पियर इज, मतलब हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है, समझ रहे हो। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है। अच्छा हम करंट निकालना है वो तो ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आपको हर एक क्वेश्चन में 96500 डालना ही है, 95% या 99% क्वेश्चन में पकड़ लो। तो आप इसको ऐसे लिखे, ये तो 96500 आ ही जाएगा। अगर आप इसको शफल करेंगे तो Q इंटू 96500 डिवाइडेड बाई T, आपको ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, समझ लो ना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि किस चीज की कमी है हमारे पास, हमको क्या क्या चीज चाहिए। देखो आपको 965 सेकेंड दिया हुआ है, तो आपको बस Q की वैल्यू चाहिए, समझ लो ना। तो Q की वैल्यू कैसे लोगे, आपको मोल्स के थ्रू आपको Q निकालना आना चाहिए, समझ लो ना। फर्स्ट चैप्टर में हमने मोल्स समझा था, मास निकालना समझा था इक्वेशन का इस्तेमाल करके। अब हम समझेंगे मोल्स के थ्रू चार्ज निकालना, ठीक है ना, एज सिंपल एज दैट। तो हमको हाइड्रोजन गैस के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो आपको पता है किसके बीच में पूछा जा रहा है, किसके बीच में बताया जा रहा है, उन दोनों का इस्तेमाल करो। तो इन दोनों का हमको इस्तेमाल करना है, इसको हमको निगलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा 2 मोल इलेक्ट्रॉन, इसको हम फेरेड क्यों बोलते हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, जितना मोल इलेक्ट्रॉन होता है ना उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। क्या होता है, चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है। तो चार्ज के जितने मोल होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, 2 फेरेड, समझ रहे हो आप। तो 2 फेरेड इलेक्ट्रॉन, बात समझ में है आपको। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन आपको, मुझे बताओ कितना हाइड्रोजन दे रहा है। अच्छा आप इसको अगर आप रिवर्स भी मान लो, 1 मोल, इसको क्या बोलते हैं, इसको मोल बोलते हैं। ये क्या होता है, मोल होता है। ये गिवन मोल नहीं होता, ये इक्वेशन के थ्रू बनाया जाता है। गिवन मोल जो होता है वो आपको गिवन मास और मोलर मास का इस्तेमाल करके करवाया जाता है, और ये जो है ये इक्वेशन का मोल है, समझ लो ना। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा तो मैं बता रही हूँ। तो 1 मोल हाइड्रोजन कितना मोल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मैंने इसको लेफ्ट साइड में इसलिए लिखा क्योंकि आगे आपको एक चीज बताऊंगी, उसको करने में दिक्कत नहीं आएगी। हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, 112 मिलीलीटर हाइड्रोजन गैस एट एनटीपी, मतलब कि 112 अगर मैं बात करूं, 112 की मैं अगर बात करूं तो आपको क्या करना है, ये क्या है, गिवन वॉल्यूम है। तो गिवन वॉल्यूम और यही वाला मास्टर फॉर्मूला, क्या आपको मास्टर फॉर्मूला पता है। देखो मास्टर फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो आपने शायद गलत वीडियो देख ली। 22.4 होता है वैसे तो इसका, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना। ये आप बाद में कर लेना। मास्टर फॉर्मूला में हमने तीसरा फॉर्मूले में हमने क्या किया था, अब अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि मास्टर फॉर्मूला में वॉल्यूम से हम मोल कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया था।
अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, ये है आपका वॉल्यूम, और अगर इसको मोल के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, एट एनटीपी अगर दिया हो तो आपको क्या करना है, 22.4 को आपको डिवाइड करना है। बट ये मिलीलीटर के टर्म्स में, इसको लीटर के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे डिवाइड बाय 1000 करना पड़ा, ठीक है ना। एट एसटीपी मतलब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, है ना। तो उसमें भी वॉल्यूम को हम स्टैंडर्ड वे में अगर हम लिखते हैं तो हम उसको लीटर के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं 1000 के साथ। इतनी बात समझ में आई। तो चलो अब हम बात करते हैं। तो 1 मोल अगर इतना कैरी करता है, 1 मोल हाइड्रोजन इतना कैरी करता है, अब हमको रिक्वायरमेंट है इतने मोल हाइड्रोजन की, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इतना मोल क्या हुआ, कलेक्ट हुआ कैथोड में, है ना। तो इतने मोल हाइड्रोजन कितना मोल इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा। तो आप मुझे बताओ इतना मोल कितना कैरी करेगा, ये पूरा का पूरा मोल इतना मोल कैरी करेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 112 डिवाइडेड बाय, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 22400 हो जाता है। इतना क्या करेगा, कैरी करेगा। समझ रहे हो क्या करेगा, इतना मोल इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा। और मैंने क्या बताया, ये पूरी जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, क्यू की वैल्यू है। समझ रहे हो, तो ये जो पूरी वैल्यू है वो क्या है, क्यू की वैल्यू। तो हमको क्यू का जो फॉर्मूला है, मतलब क्यू का जो वैल्यू है वो मिल गया। अब हम क्यू को इसमें अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हम लिखेंगे इसमें इसका फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई बाय 112 डिवाइडेड बाय 22400 मल्टीप्लाई बाय ये 96500 डिवाइडेड बाय 965। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, ये 100 इससे कट जाएगा, ये 1 2 से कट जाएगा और ये 2 2 से कट जाएगा, और इससे हमारा जो करंट की जो वैल्यू मिलेगी वो आ जाएगी 1 एम्पियर। तो इतना मेहनत किया हमने और हमको मिला क्या, 1 एम्पियर। तो चलो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ फेरेडे, मतलब फेरेडेज सेकेंड लॉ, फेरेडेज सेकेंड लॉ। इस लॉ में फेरेडे कुछ खास नहीं बोलता, बस फर्स्ट लॉ का ही उसने डेरिवेटिव का इस्तेमाल किया। उसने फर्स्ट लॉ में हमने जो पढ़ा था उसी को बस उसने सेकेंड लॉ में उस तरह से ही बताया कि अभी हमने जो वेट निकाला था ना, EIT वाला EQ, ये जो E है ना, ये वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस इतनी सी बात उसने कही। मैं थोड़ा और अगर विस्तार में आपको समझाऊं तो उसका मतलब उसने क्या बोला कि मान लो ये एक मग्गा है जो किसका है, जिसमें एक इलेक्ट्रोड बैठा हुआ है, हाँ, और ये इलेक्ट्रोड किसका है, कॉपर का, ठीक है। ये है एक और मग्गा जिसमें भी आपको एक और इलेक्ट्रोड देखने को मिलेगा, और ये किसका हो जाएगा, सिल्वर का। अब क्या किया गया, इस मग्गे में तार कनेक्ट किया गया इलेक्ट्रोड में, और ये दोनों तार एक वायर से कनेक्टेड है, और वो क्या है, एक ऐसा वायर जिसमें क्या हो रहा है, आई करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। अगर आई करंट फ्लो करेगा तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। समझ रहे हो ना। तो ऐसे केस में बताया गया है कि कॉपर में, मतलब कॉपर, ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड में जितना वेट डिपॉजिट होगा, समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रोड नंबर 1 में जितना कॉपर डिपॉजिट होगा, मतलब जितना मतलब वेट, मतलब कितना वेट डिपॉजिट होगा। अगर आपको कभी क्वेश्चन में पूछा गया कि कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, तो मतलब वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। अगर आप इसको इक्विवेलेंट वेट को ऐसे भी लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ऑफ कॉपर, ये चीज़ बताई गई है। समझ रहे हो। और सेम इन द केस ऑफ AG, AG में भी वही हालत है। तो इतनी सी बात आप नोट तो करें। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी कि इंस्टेड ऑफ नोइंग अबाउट दिस थियोरी यू मस्ट ट्राई टू सॉल्व 1 क्वेश्चन एटलीस्ट, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन मैं अभी आपको बताती हूँ यहाँ पे करके, और वो वाला क्वेश्चन कर लोगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आपके लिए प्यारा सा क्वेश्चन लेके आई हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको तीन पर्सन के बारे में बताई गई है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आपको सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के क्या निकालने हैं, वेट निकालने हैं, कितना डिपॉजिट हुआ, जस्ट सेकंड वाला लॉ, बस वही चीज यूज करना है। तो हमने 3 पर्सन को लिए, एक है ZnSO4, AgSO4 और CuSO4, AgNO3 और CuSO4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्टेडी करंट 2 एम्पियर का क्या कर रहा है, सोल्यूशन के थ्रू पास कर रहा है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। फिर उसमें क्या हो रहा है, ZnSO4, ये तीनों जो है उसमें इतना ग्राम
Ag डिपॉजिट है। इसका मतलब क्या है, आपको गिवन वेट दिया है। मतलब आपको क्या करना है, जब आपको कभी रिलेशनशिप पूछा जाए ना दोनों का, तो आप सारे फॉर्मूलाज को भूल जाओ, पूरी तरह से भूल जाओ। आपको बस प्रोपोर्शनलिटी साइन आपको पता होनी चाहिए। तो आपको अभी तक आपने क्या देखा, ZnSO। हाँ, आपको क्या निकालना है पहले, आप एक काम करो, आपको कॉपर निकालना है ना। पहले आप सबसे पहले कॉपर को लो। तो आप क्या लो, पहले कॉपर का वेट लो और आपको जो गिवन है वो उसका वेट लो। मतलब Ag का वेट तो आपको लेना ही है और वो क्या है, इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल। और आपको पता है Ag का इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, देखो 1.08 है। क्या है ये, Ag का गिवन मास है। अगर मैं इसके मोलर मास की बात करूं तो इसका मोलर मास जो है वो है 108 ग्राम, ठीक है ना। तो 108 इसका मोलर मास है, क्योंकि आपको मोलर मास की जरूरत है जस्ट बिकॉज। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट लिखो Ag का, डिवाइड करो किसके साथ, इसके साथ, क्योंकि आपको अभी बताया गया है कि दोनों का कॉम्बिनेशन आपको, मतलब अगर आपको कॉपर फर्स्ट पर्सन क्या फॉर्मूला अगर आपको गिवन है तो आप सेकंड पर्सन का फॉर्मूला निकाल सकते हो और इसी फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल करके आप थर्ड पर्सन का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, या तो आप सेकंड और थर्ड को भी कंबाइन करके इसका आंसर निकाल सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ होती है केमिस्ट्री में, ये चीज़ भी आपको समझ में आनी चाहिए अगर आप एक JEE और नीट के स्टूडेंट हो तो, ठीक है ना। और ये हो जाएगा, क्योंकि अगर ये नीट वाला स्टूडेंट समझ गया ना तो उसको 100 तक तो मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो हमको क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी साइन डाल के दोनों का लिखना है। अब क्या करना है, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देना है, मार डालना है कि हमको दोनों का रिलेशनशिप निकालना है और इसमें कोई भी चीज़ टक्कर नहीं दे सकती। अगर वो डिफरेंट हुई तो ही ये आ सकता है, वेरिएबल टर्म्स यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सेम टर्म्स नहीं आएंगे। और अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा भी देते हैं और यहाँ पे मान लो कोई कॉन्स्टेंट आ भी गया, मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी हमने इससे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे में हमने क्या पढ़ा था, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या Q, ये पढ़ा था। और हमने क्या बोला था कि W का अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दे तो यहाँ पे ZQ आ जाता है। मान लो कि हमको W Ag का और कॉपर का निकालने के लिए बोले, उनका रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए बोले, तो आपको पता है कि कॉपर का और Ag का ZQ में से Z वाला जो चीज़ है, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये Z लिया और ये हमने Q लिया और यहाँ पे Z लिया, यहाँ पे Q लिया, और ये कॉपर का है और ये Ag का है, और ये Z और Z जो है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल टर्म्स है वही को हम इक्वल टू के फॉर्म में लिखते हैं। ये ना, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ थी, ये चीज़ आपको वैसे भी समझनी चाहिए थी, फिर भी मैंने आपको बता दिया। चलो आगे बात करते हैं। हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे। दोनों का एटॉमिक मास, मोलर मास पता होना चाहिए। इसका तो 63.5 होता है, अभी हमने देखा था 63.5। और कॉपर कितना चार्ज कैरी करता है, +2 चार्ज कैरी करता है, डिवाइडेड बाय 2। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है Ag का, 108। एज यूजुअल AgNO3 दिख रहा है ना, कंपाउंड से दिख रहा है कि कितना चार्ज कैरी करता है, कितना, 1 चार्ज कैरी करता है, तो 1। अब वेट ऑफ Ag आपको गिवन है क्वेश्चन में, वेट ऑफ Ag आपको क्वेश्चन है गिवन है क्वेश्चन में, क्या है, 1.08 ग्राम। और आपको वेट ऑफ कॉपर निकालना है। तो क्या आप वेट ऑफ कॉपर निकाल सकते हो इस फॉर्मूला के थ्रू, आराम से निकाल सकते हो। ठीक, इसी का इस्तेमाल आपको Zn डिपॉजिट करने में निकालना है। कैसे निकालना है, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, जिंक का मोलर मास लेना है, उसको क्या किससे डिवाइड करना है, ये ZnSO4 है तो इसको डिवाइड करना है 2 से, और AgNO3 में Ag मतलब ये 108 को डिवाइड करना है 1 से। अगर मैं इसका भी बता दूं तो मैं एक बार जिंक का फॉर्मूला लिख के आती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो जिंक का होता है 65/2, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ Ag, और यहाँ पे सेम एज इट इज जैसे हमने इससे पहले देखा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या, जिंक, ठीक है ना। जिंक का क्या है, अभी हमने समझा, वेट ऑफ Ag क्या हो जाएगा, 108 डिवाइडेड बाय 1। जिंक का हमको क्या करना है, निकालना है। अब दूसरी तरफ ये, इसका हमको ऑलरेडी गिवन है, ये वाला वेट गिवन वेट है ये, और ये अभी हमने बताया 65 होता है, और जिंक कितना चार्ज कैरी कर रहा है, यहाँ पे 2 चार्ज कैरी कर रहा है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। तो इसके साथ आप जिंक का भी वेट निकाल सकते हो, इससे आपको इन दोनों का आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलो इसके बाद हम नोट्स F की बात करते हैं।
तो चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं नोट्स एफ की। मैंने ई लिखना रब करना भूल गई मैं, तो चलो हम यहाँ पे ई एफ नोट्स एफ के बारे में बात करते हैं। तो नोट्स एफ हमारा हेडिंग लगाई है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। सब कुछ अच्छे से समझेंगे यहाँ पे, एक मिनट। हाँ, तो पहले तो हम समझते हैं इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, ठीक है ना। आपको पता है आयंस का डिसोसिएशन होना ही इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। पर आपको ये भी समझना चाहिए कि अब तक हमने सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन ही पढ़ा। इलेक्ट्रोलाइट को और अच्छे से अगर हमको गहराई से समझना हो तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। ये समझ गए। चलो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो आयंस को 100% डिसोसिएशन में हेल्प करता है। क्या करता है, 100% डिसोसिएशन, जो क्या करता है किसी भी कंपाउंड को कंप्लीटली डिसोसिएट जो करता है वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% नहीं करता, सिंपल। चलो, दोनों का मतलब समझ गए। अब इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को ही बोलते हैं, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना। अगर आपको कभी क्वेश्चन में एसिड्स, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्या पढ़ेंगे, आपको इतने सारे कंपाउंड्स दिए जाएंगे, आपको पूछा जाएगा कि इसमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, कौन सा बेसिक है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, बहुत बार, मतलब 90% क्वेश्चन इस पे पूछे गए आपको, ठीक है ना। तो ऐसे केस में कभी कभी आपको ऐसे भी बोला जा सकता है कि इतने सारे एसिड्स है, इतने सारे बेस है, ठीक है ना। आपको बताना है कि इसमें से कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी। तो उस केस में भी आपको ये चीज़ जो है वो बहुत काम आएगी। क्यों, क्योंकि उसमें भी कंडक्टिविटी का मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जितना ज़्यादा एसिडिटी, जितना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर, उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी, उतना ज़्यादा कंडक्टेंस। ये चीज़ हमेशा याद रखना, और ऐसे क्वेश्चन भी हम करेंगे ज़रूर। तो वीक के बारे में बात करें तो वीक एसिड और वीक बेस को ही वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। चलो, इतनी बात तो आपको भी पता है, ठीक है ना। तो चलो अब आगे बात करते हैं कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है। ये तो हो गया इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। कंडक्टेंस का मतलब कंडक्टर्स। कंडक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं फिर, कंडक्टर्स जो है वो भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है मेटेलिक कंडक्टर्स और दूसरा क्या होता है, आयनिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। कंडक्टर्स, मेटेलिक कंडक्टर्स। तो दोनों में फर्क क्या होता है। मेटेलिक कंडक्टर्स में कंडक्शन टेक्स प्लेस बाय इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के हेल्प से कंडक्शन होता है, ठीक है ना। बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे लिखे वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे, बेहतर रहेगा। बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हम अगर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात करें तो यहाँ पे कैसे कंडक्शन होता है, कंडक्शन टेक्स प्लेस बाय मूवमेंट ऑफ आयंस। समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा इसका पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, कंडक्टिविटी decreases with the increase in temperature। याद रखना ये मेटेलिक कंडक्टर के केस में है, बट आयनिक कंडक्टर में इसका उल्टा है। कंडक्टिविटी, मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिविटी इंक्रीजेस बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। समझ गए। चलो, इतनी सी बात समझ में आ गई तो
तीसरे पॉइंट में चलते हैं। तीसरा पॉइंट सेम है, ओम्स लॉ इज वैलिड हेयर। ओम्स का जो लॉ है वो यहाँ पे पूरी तरह से वैलिड होता है, और यहाँ पे भी ओम्स लॉ इज वैलिड हेयर। चलो इतनी सी बात अगर समझ में आ गई तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बात करेंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं नोट्स एफ की। नोट्स एफ में हम अभी पढ़ने वाले 4 टर्म्स, क्या हम 4 ऐसे टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आपको इन सबका रिलेशन याद होना चाहिए। और मेरे पास इस वीडियो में एक प्यारा सा ट्रिक है जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत सारे मतलब टर्म्स को एक साथ इकट्ठा करके आप एक दूसरे का कनेक्शन कॉम्बिनेशन क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, और इससे आप एक क्वेश्चन में अच्छे से उसको अप्लाई कर सकते हो। तो देखो मैं आपको एक सिखाती हूँ 4 टर्म्स को किस तरह से कनेक्ट करना है थ्रू एन एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो मैं उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, पर अभी मैं आपको 4 टर्म्स बता देती हूँ क्या क्या है। पहला है रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इसको ध्यान से लिखें। देखो मैं आपको एक प्यारा सा ट्रिक बता रही हूँ। देखो रेजिस्टेंस, इसमें कौन सा सफिक्स और प्रीफिक्स वर्ड तो आपको पता है ना। पहले वाले जो शब्द के टर्म्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं, इंग्लिश की भाषा है, और पीछे के टर्म्स को सफिक्स बोलते हैं, है ना, ये बात तो आपको पता है। तो वही अगर हम प्रीफिक्स देखें, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, सेकंड वर्ड जो होगा हमारा कंडक्टेंस, ठीक है ना, हम यहाँ पे कंडक्टेंस भी लिखेंगे, कंडक्टेंस, ठीक है ना, ठीक है। सेकंड वर्ड कंडक्टेंस हो गया, तो रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, है ना, 2 टर्म हो गए जिनमें सेम सफिक्स लग रही है। अच्छा, और 2 टर्म्स क्या क्या है। तीसरा टर्म है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, फर्क समझ पा रहे हो क्या, यहाँ पे टीविटी लग रहा है, ठीक वैसा ही 4th वाला टर्म होगा हमारा कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस के अंदर कंडक्टेंस घुसता है, रेजिस्टिविटी के अंदर, सॉरी हाँ, रेजिस्टेंस के अंदर रेजिस्टिविटी घुसता है और कंडक्टेंस के अंदर कंडक्टिविटी घुसता है। ये बात आपको नाम से पता चल गया होगा, पर मैंने इसमें 1 2 3 4 टर्म्स इसलिए डाला, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको सफिक्स का इस्तेमाल करके, दोनों का सफिक्स सेम है, जिनमें सफिक्स सेम होगा वो एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है, या फिर मान लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाने जाऊं रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस को पहले तो आप देख लो किस तरह से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी पे बाद में जाएंगे, पहले हम रेजिस्टिविटी में जाते हैं। तो रेजिस्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, देखो रेजिस्टिविटी को हम डिनोट करते हैं रो से, ठीक है ना। अच्छा, कंडक्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, जी से, और कंडक्टिविटी को हम के से डिनोट करते हैं। अगर के नहीं भी पता हो तो कंडक्टेंस का याद रखना प्लीज। अच्छा, ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है इसके बारे में बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस मैंने क्या बोला, इनवर्सली होते हैं, मतलब R इज 1/G, मतलब ये एक फॉर्मूला हो गया रेजिस्टेंस का, ठीक है ना, जिसमें हमने सिर्फ रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस को लिया और दोनों को इनवर्सली प्रोपोर्शनल में डाल के इक्वल टू का साइन लगा दिया। इतना तो आपको पता ही होगा, बहुत सिंपल है, ये ट्रिक है। बहुत बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कैसे फॉर्मूलाज भूल जाते हैं एग्जाम के आते आते, इनफैक्ट मैं भी भूल गई थी। चलो ये तो हो गया पहली बात, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस में डिफरेंस। लेकिन रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टिविटी के साथ भी एक कनेक्शन है जो कि आपने पहले भी पढ़ रखा है। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि इसको ट्रिक के थ्रू समझना है। रोल ए बाय ए, हम इसको रोल ए बाय ए बोलते थे जब हम छोटे थे, जैसे बोलते थे रोल ए बाय ए, ठीक है ना। तो बट आप अपने ट्रिक के थ्रू समझ ले कि रो एल बाय ए कैसे आया, हाँ ये तो आपको पता ही होगा कैसे आया। चलो रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी के साथ क्या कनेक्शन है उसको समझते हैं। रेजिस्टिविटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टिविटी के, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1/k, या फिर इसका उल्टा भी आप मान सकते हो। अच्छा, इन सब का कनेक्शन आपको पता चल गया। तो यही 3 फॉर्मूले हैं जो आपको डब्बे में लिखने हैं, इससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं है। पर और 2 चीज़ें जो आपको यहाँ पे नई चीज़ दिखेगी, वो क्या दिखेगी कि जो ये L/A है ना, इसको केमिस्ट्री के टर्म्स में सेल कांस्टेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, G स्टार से, ठीक है ना, समझ लो ना।
तो सेल कांस्टेंट को अगर हम जी स्टार से डिनोट करते हैं तो आप मुझे बताओ कि आप आर को किस तरह से लिख सकते हो। सॉरी, आप मुझे ये बताओ कि इसका यूज करके, चलो इसको भी एक ब्रैकेट में डाल दो और इसका से लिख दो सेल कांस्टेंट, क्योंकि ये आपके लिए एक नया टर्म है। तो सेल कांस्टेंट का यूज करके हम कंडक्टिविटी कैसे निकाल सकते हैं, तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो एक और जो लास्ट फॉर्मूला है जो सेल कांस्टेंट का इस्तेमाल करके बनाया गया है, आपको ये वाला फॉर्मूला लेना है जिसमें कि आर जो है वो क्या है, रो ले बाय ए। अब तक हमने इसके बारे में बात की और इसी से हमने सेल कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट निकाला था। तो ये इस एल बाय ए को अगर हम और एक्सटेंड करें और जी स्टार से डिनोट करें तो क्या हो जाएगा, आर विल बी इक्वल टू रो जी स्टार। देखो इसके लिए ना आपको ना इन सब के फॉर्मूले को ना सर रटना नहीं है, आपको जितना सा कनेक्शन मैंने बताया किस तरह से कनेक्शन निकालना है और उन्हीं कनेक्शन को आप डिराइव करके क्वेश्चन में करना सॉल्व। क्योंकि आपको क्वेश्चन में ऐसे स्पेसिफिकली स्टेट बोर्ड या किसी छोटे बोर्ड में ऐसे जैसे पूछते हैं ना कि एफ की वैल्यू ये है, एम की वैल्यू ये है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में नहीं पूछे जाएंगे। आपको खुद का दिमाग इस्तेमाल करना है कि आपको किस तरह से डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके उस क्वेश्चन के फॉर्मूले तक पहुंचना है यूजिंग दीज ट्रिक्स। ठीक है ना, आपको मैंने अभी तक आपको ट्रिक बता दिया, आपको बस इसका इस्तेमाल करना है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, r इज इक्वल टू रो जी। अब r को आप क्या लिख सकते हो मैक्सिमम, अच्छा अगर आप r को 1/r लिख दो, ठीक है ना, r को 1/r लिख दो, कैसे लिखोगे, r को अगर मैंने क्या किया, इस r को मैंने इधर भेज दिया और इस रो को मैंने इधर भेज दिया, इस r को मैंने इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया, तो क्या हो जाएगा 1/रो इज इक्वल टू 1/r, दैट विल बी इक्वल टू जी स्टार। ये आप मानते हो और 1/r की वैल्यू क्या है, 1/r की वैल्यू g हो जाएगी, क्योंकि अगर r इज इक्वल टू 1/g तो 1/r मतलब अगर r यहाँ पे चला जाएगा तो g यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/r की वैल्यू क्या हो जाएगी, g स्टार। इतनी बात तो आपको पता चल गई और 1/रो की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको, जो कि क्या होता है k, और इससे आपको एक फॉर्मूला प्यारा सा मिल जाएगा और यही फॉर्मूला आपका क्या कहलाएगा, नया कंडक्टिविटी इन रिलेशन टू सेल कांस्टेंट। तो यही बताया गया कि इतने सारे फॉर्मूलेज डिराइव करने से अच्छा, मतलब याद करने से अच्छा इसको आप डेरिवेटिव के टर्म्स में समझो, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा अब हम टू मोर जो कि पढ़ना है इस चैप्टर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी की कहानी हम पढ़ेंगे और इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि मोलर कंडक्टिविटी पे होते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट मोलर कंडक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम 5th पॉइंट लिखते हैं और इसका हम टॉपिक लगाते हैं मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मोलर कंडक्टिविटी लिखते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। क्योंकि अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, कंडक्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे और रेजिस्टेंस में। तो कंडक्टिविटी का नाम आते ही, क्योंकि कंडक्टिविटी वाला जो टर्म है ये आपके लिए बिल्कुल न्यू है। तो कंडक्टिविटी के ही दो पार्ट्स है, एक मोलर कंडक्टिविटी है, दूसरा इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट और मोलर में बस एक ही चीज है कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं इससे, समझ रहे हो, इसको डिनोट करते हैं इससे। और इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसका फॉर्मूला देख लो कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू k/m मल्टीप्लाई बाय 1/1000। आप ये अच्छे से याद कर लो, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर इन स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपको लिखना हो तो आपको इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करना है। और ये बात अगर आपको याद नहीं होता तो आप, मेरे को अभी भी याद है कि मैंने अपने स्कूटी का नाम रखा था कम्मो, तो कम्मो वर्ड से आपको याद हो जाना चाहिए कम्मो, इससे आपको मोलर कंडक्टिविटी का थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला अंदाज हो ही जाएगा। तो चलो इतनी बात तो हमने समझ ली, ठीक है ना, जोक सपोर्ट। तो अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में। देखो हमने यहाँ पे m जो लिया है, उस m का मतलब क्या है, मोलैरिटी, ठीक है ना। क्या है वो m, मोलैरिटी को डिनोट करता है। तो मतलब मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ अच्छा, के क्या है, के हमारी है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी के कितने सारे रिलेशन हमने पढ़ लिए। कंडक्टिविटी का रिलेशन हमने रेजिस्टिविटी के साथ देख लिया, कंडक्टिविटी का रिलेशन हमने सेल कांस्टेंट के साथ भी देख लिया, कंडक्टिविटी का रिलेशन हमने मोलर कंडक्टेंस में भी देख लिया, ठीक है ना। अच्छा तो इसको हम मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, इसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है ना, इन दोनों का नाम याद रखना। अच्छा 6th पॉइंट जो होगा वो होगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है ना। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, इससे, ठीक है ना, ई लिखते हैं, बस एम की जगह हमने ई लिखा और इसमें भी वही हो जाएगा, कम्मो की जगह के एन आ जाएगा, ठीक है ना। तो
Kn 1/1000। अब यहाँ पे मोलर नहीं लिखा हुआ है तो हमको मोलैरिटी वाला टर्म यूज नहीं करना। हम नॉर्मेलिटी निकालते वक्त जो इक्विवेलेंट वेट निकालते थे ना, उसके थ्रू आप ऐसे याद कर सकते हो कि आप नीचे n लगा दो, तो ऐसे भी आप रिकॉल कर सकते हो। दिस इज अ टिकिंस चैनल, तो मेरा काम है यहाँ पे आपको ट्रिक देके याद करवाना, इसलिए मैं आपको जितना याद करवा सकती हूँ उतना करवा रही हूँ। तो आप इसको अच्छे से झट से नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं एक क्वेश्चन पे प्यारे से। तो चलो दोस्तों, अब हम ये वाले क्वेश्चन को समझते हैं पहले अच्छे से। देखो, कनेक्शन वाला काम जो है ना वो आप इस क्वेश्चन के थ्रू भी समझ लेंगे, और ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे नीट के भी है जिससे आप समझ सकते हैं। ये एक जेई के क्वेश्चन है और इसमें भी वही यूज किया गया है, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको दो कंडीशन दिया गया। अगर आप ध्यान से इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो देखो, रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इतना, मतलब रेजिस्टेंस आपको गिवन है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी आपको 1.4 साइमन पर मीटर गिवन है, और रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 सोल्यूशन इज इतना, मतलब आपको ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस दिया हुआ था, आपको एक और बार रेजिस्टेंस क्वेश्चन में पूछा गया। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को दो टुकड़ों में बांटा गया है, इसमें दो डिफरेंट टाइप के सोल्यूशंस है, और आपको उन दोनों को इस तरह से कनेक्ट करना है। देखो, आपको पहले तो ये देखना है कि आपको क्वेश्चन देखते ही जब आपको दो केसेस दिख जाते हैं ना, तब आपको क्या करना चाहिए, आपको दो केसेस बनाना चाहिए एज अ सोल्यूशन। आपको फटाफट से एज अ केस 1 और यहाँ पे केस 2 ऐसे करके दो कॉलम्स बना लेने चाहिए, ठीक है ना। दो अगर रेजिस्टेंस दिए हो आपको, तो पहला रेजिस्टेंस अगर आपको दिया है जिसमें R1 की वैल्यू क्या है 50, मतलब हमको लिख लेना चाहिए कि क्या क्या गिवन है, मेरे बोलने का मतलब ये है। और आपको कंसेंट्रेशन भी दिया हुआ है जो कितना है 0.5 मोलर, ठीक है ना। किसको कंसेंट्रेशन भी बोल सकते हैं, मोलैरिटी भी बोल सकते हैं, फॉर्मूला वही है जो हमने पहले यूज किया था। अच्छा, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोला गया यहाँ पे। कंडक्टिविटी कंडक्टेंस दोनों में पागल मत हो जाना, कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोला जा सकता था, पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्पेसिफिकली जी को बोला गया है जो कि है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और अगर आपको कभी पूछा गया स्पेसिफिक कंडक्टिविटी तो आप उसमें के वाला टर्म लगाएंगे, और मोलर कंडक्टिविटी पूछा गया तो ये वाला एम लगा देना, ठीक है ना। चलो, अब हम बात करते हैं केस 1 की। तो वहाँ पे हमको क्या क्या गिवन था वो हमने देख लिया, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी गिवन था, तो चलो हम उसको भी लिख देते हैं। और उसकी वैल्यू क्या थी 1.4 साइमन पर मीटर। इतनी बात आपको पता चल गई। अब हम बात करने जा रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ इतना, मतलब अब ये सेकंड केस का है, और ये भी आपको बताया गया है। देखो, ये पता कैसे चलता है कि फर्स्ट केस क्या है सेकेंड केस क्या है। जब आपको रेजिस्टेंस दिया हो जो कि फर्स्ट केस में गिवन था, आपको कंसंट्रेशन भी दिया है जो कि फर्स्ट केस में भी दिया हुआ था, और आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी शायद दिया होगा। अच्छा, आपको पूछा होगा उसके बारे में, ठीक है। बट सिमिलर चीज़ें अगर आपको गिवन होगी और उसमें कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि हाँ इसको पूछा गया है, मतलब दो कंडीशन दिया हुआ है, उसमें पहला कंडीशन में पूरा का पूरा चीज़ दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन में कुछ चीज़ इनकम्प्लीट है बट वो रिलेट कर रही है फर्स्ट कंडीशन से, तो ऐसे हालत में आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। पहले तो हम लिख लेते क्या क्या फाइंड करना है हमको। तो हमको रेजिस्टेंस बताया गया इतना है, और कंसंट्रेशन बताया गया है 0.5 मोलर है, ठीक है ना। यही चीज़ वापस दोहराया गया है, ठीक है ना, ऐसी बड़ी बात नहीं है इसमें। तो हमको क्या बताया गया, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इतना सोल्यूशन इन इलेक्ट्रोलाइट इज, ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज, मतलब हमको क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का मतलब हमको क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। अब देखो के की वैल्यू कैसे आता है, आप मुझे बताओ। यहाँ पे आपको के की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे आपको के की वैल्यू नहीं गिवन है, तो ऐसे केस में आपको सिर्फ एक ही चीज आपके दिमाग में आना चाहिए, दैट इज कनेक्शन। मतलब आपको ये है ए पर्सन, ये है बी पर्सन, और इन दोनों के बीच में एक मैसेज आपको पहुंचाना है जो कि वो आपस में बात करना चाहते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू। तो एक थर्ड पर्सन जो कि पोस्ट ऑफिस में काम करता है वो क्या करेगा, ए का मैसेज बी को पहुंचाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, मैसेंजर। और वही जो है केमिस्ट्री के टर्म्स में कांस्टेंट बोला जाता है, या फिर एक ऐसा टर्म जिसको इस्तेमाल करके हम दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। मान लो कि ये ए है, ये बी पार्टी है, ये ए पार्टी है, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला एक थर्ड पार्टी है, और वही थर्ड पार्टी हम इस क्वेश्चन में किसको ले रहे हैं, सेल कांस्टेंट को ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं सेल कांस्टेंट को, क्योंकि यहाँ पे आपको सेल कांस्टेंट का इस्तेमाल करके आप बहुत कुछ निकाल सकते। तो अब हम सेल कांस्टेंट को लेते हैं।
तो सेल कांस्टेंट कोई ऐसा कांस्टेंट नहीं है रेडबर्ग टाइप का जो इसका कोई वैल्यू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेल कांस्टेंट मैंने आपको बताया L/A ही है, L/A को बोलते हैं, ठीक है ना। तो K की वैल्यू लिख दो अच्छे से, क्या होती है G डैश इंटू जी नॉट, G इंटू G डैश, ठीक है ना। और ये G आपको R से मिल जाएगा, ये G1 है, मतलब ये 1/R1 है, और G डैश हमको पता करना है, और ये हो जाएगा हमारा K, जिस K का इस्तेमाल यहाँ पे K1 बोला गया है, इसको हम K1 लेते हैं सो दैट आप K1 और K2 में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। आपको क्वेश्चन से ही दिख रहा है कि दोनों अलग अलग वैल्यूज है, पर जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ही रहता है, तो उसका इस्तेमाल हम कहीं पे भी कर सकते हैं। तो ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जी स्टार को क्या लिखेंगे, जी स्टार की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी R1 K1, और R1 की वैल्यू आपको पता है 50 है, 50 मल्टीप्लाई बाय 1.4 जो कि हो जाएगा हमारा 70, ठीक है ना। तो C1 की वैल्यू जो कि जी स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 70, और इसी 70 इसको को हमको इसके साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा वही सेम फॉर्मूला यूज हो जाएगा, बस यहाँ पे डिफरेंस ये रहेगा कि K1 की जगह K2 आ जाएगा, G1 की जगह G2 आ जाएगा, और जी स्टार की जगह जी स्टार ही रहेगा एज इट इज। और जी स्टार की वैल्यू हमको अभी प्राप्त हुई, जिसको हम 70 लिखेंगे, और G2 की वैल्यू क्या है हमारी, तो G2 की वैल्यू होगी हमारी 1/R2 जो कि हमको अगेन गिवन है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली 280, और हमको निकालना क्या है K2, तो K2 को एज इट इज यहाँ पे लिख दो, और इससे आपको आराम से 1/4 वैल्यू मिल जाएगी K2 की। तो आप K2 में 0.25 मोलैरिटी भी ऐसे लिख सकते हो, सॉरी मोलैरिटी नहीं। अब देखो K2 की वैल्यू क्या है, K2 को हम साइमन पर मीटर से लिखते हैं, तो आप इस तरह से उसका यूनिट भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नहीं, अब हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक पे। तो आप हेडिंग लगाइए नोट्स जी लिख के, और नोट्स जी में आप लिखे कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, जस्ट अ सेकेंड, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। मतलब पहले हम इसको हेडिंग में लिख लेते हैं फिर समझते हैं। तो देखिए अब तक पहले हमने कंडक्टेंस की बात की, फिर कंडक्टिविटी में घुसे, और कंडक्टिविटी से हम मोलर कंडक्टिविटी पढ़े और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़े। मैंने आपको बोला 90% क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, मोलर कंडक्टिविटी से आते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी में अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इनसे आते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी को जब हम अगर डाइल्यूट कर देंगे, मतलब ऑन डाइल्यूशन, मतलब अगर किसी भी सोल्यूशन में हम अगर पानी ज़्यादा ऐड कर देंगे या फिर उसके कंसनट्रेशन को थोड़ा कम कर देंगे, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। इतना ज़्यादा हम उसको डाइल्यूट करते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है, उस चीज़ को हम समझेंगे, ठीक है ना। तो चलो अब हम समझते हैं कि वेरिएशन क्या किस तरह का होता है मोलर कंडक्टिविटी में, डाइल्यूशन में। तो देखो, तो इसमें हम दो चीज़ पढ़ने वाले हैं। क्या दो चीज़ पढ़ने वाले हैं? देखो डाइल्यूशन दो केस में हो सकता है, एक तो आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में दिख जाएगा और एक आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट में दिख जाएगा। दोनों में ये डिफरेंस ये है कि देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाली जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड होती है, मतलब आयंस जो होते हैं वो आपस में अच्छे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। उनमें आयनिक बॉन्ड जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएशन। तो उसमें अब हम पहले टॉपिक के बारे में अगर बात करें तो वहाँ पे हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा जो टर्म हो जाएगा हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट को बाद में पढ़ते हैं, पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को समझते हैं। चलो अच्छी बात है, मैंने आपको बता दिया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, दो टर्म्स। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करूँ तो आयंस जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो अगर ऐसे आयंस में अगर हम डाइल्यूशन कर दें, मतलब इनमें पानी छिड़क दें और इतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को अगर हम पानी डालेंगे तो ऑफकोर्स वो क्या करेगा, फैलेगा। इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, दूर होती जाएगी। दोनों एक दूसरे से क्या होते जाएंगे, जुदा होते जाएंगे, और उनका जुदाई जो है वो इतना ज़्यादा डिस्टेंस पकड़ लेगा ऑन डाइल्यूशन
कि वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इन आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो आराम से इजीली क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। और इसी फ्लो के थ्रू क्या कंडक्ट हो सकती है, कंडक्टिविटी। और इस कंडक्टिविटी से क्या हो सकती है, हमारी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है ना। और आपको एक बात बता दूं, बहुत बार क्वेश्चन में से पूछा जाता है कि कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन पे डिपेंड होती है कि नहीं, तो इसका आंसर है नहीं। हमेशा याद रखना, कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होती, मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड होती है कंसंट्रेशन से। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि कंडक्टिविटी जो है वो के से डिनोट किया जाता है, और के जो है वो रेजिस्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करती है। और जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन से। तो ये बात भी आप हमेशा याद रखना, ठीक है ना। मेरा कंसेप्ट ये नहीं था ये पढ़ाने का, बट फिर भी आपको बता दिया फॉर नॉलेज, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक बार जेईई मेंस में पूछा गया है, ठीक है ना। अच्छा, अब समझो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा है। चलो इसको एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो इस ग्राफ में हम दो पार्ट बनाएंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में हम लेंगे मोलर कंडक्टिविटी को, और वाई एक्सिस में हम लेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स को, मतलब रूट ऑफ कंसंट्रेशन, नॉट इन कंसंट्रेशन टर्म, इन रूट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है ना। अच्छा, अब हम समझते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा। देखो अच्छे से समझना, जब वो कंसंट्रेशन जब उसकी बहुत ही ज़्यादा होगी, मतलब उसकी कंसंट्रेशन जब बहुत ज़्यादा है, तो मोलर कंडक्टिविटी कम होगी ऑब्वियसली, क्योंकि उनमें अटैचमेंट है। हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब हम कंसंट्रेशन को हमको इस तरह से घटाना है, और हम मोलैरिटी में इस तरह का ग्रोथ देखेंगे और इस तरह का कंसंट्रेशन में चेंज देखेंगे। तो हमको कंसंट्रेशन के साथ साथ मोलर कंडक्टिविटी को चेंज करना है। तो आप मुझे बताओ, आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, जुताइयाँ बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, कंडक्टिविटी बढ़ रही है, तो एज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये इतना जल्दी तो अपनी कंडक्टिविटी को लूज नहीं करेगी, मतलब इतनी जल्दी तो पीक लेवल टच नहीं करेगी, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये कॉन्स्टेंटली करेगी। इसकी ये चीज़ खासियत है, वो ये है कि ये कॉन्स्टेंटली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या क्या इंक्रीज करेगा, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, कंडक्टिविटी को इंक्रीज किया, बट ये कंडक्टिविटी इंक्रीज तो कर रहा है, पर ये कितना कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के बाद कहाँ कब वो जाके इस पर्टिकुलर, जब एट कंसंट्रेशन, जब इसका डेल्टा सी जो है जब 0 हो जाएगा, तब कहाँ पे पहुँचेगा इसका कोई अता पता नहीं है। और इसी चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए हमने एक टर्म यूज़ किया है जो है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब जब डाइल्यूशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो वो इनफाइनाइट वैल्यू टच कर जाएगा, तो उस केस में ये जो कंसंट्रेशन, ये जो मोलर कंडक्टिविटी है, हाँ हम इसका मतलब क्या बोलना चाहती हूँ कि हमने माना कि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी विद द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, पर कितना डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, तो यहाँ तक तो इनफाइनाइट बोल ही रहे थे वो लोग। तो हमने क्या किया, एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसका इस्तेमाल करके हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि इस कंसंट्रेशन में मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू 0 तक टच कर जाएगी, ठीक है ना। एट 0 कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है आपको, तो आप यहाँ यही चीज़ अच्छे से यहाँ पे लिख लो। अब इसको लिखने के बाद मैं बताती हूँ इसके पीछे का इक्वेशन। इसको देख के एक हम पर्टिकुलर इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। मैथ्स अगर स्टूडेंट हो आप, तो आपने अब तक तो बना भी लिया होगा। और इस इक्वेशन को किसने इंट्रोड्यूस किया था, डेवी हक्कल ने इस इक्वेशन को इंट्रोड्यूस किया था। तो इसका इक्वेशन क्या बोलता है, फाई एम नहीं, मोलर कंडक्टिविटी, हाँ मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस, अब माइनस एक कांस्टेंट लगता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बी से उसने डिनोट किया, दैट इज मल्टीप्लाई बाय रूट कंसंट्रेशन। और ये चीज़ आपको साफ साफ इस ग्राफ से देख के पता चल ही रहा है, तो इसमें बोलने की मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है। तो आप डेवी हक्कल का एक प्यारा सा बॉक्स डेवी हक्कल के लिए भी क्या करो, कंट्रीब्यूट कर दो, ठीक है ना। चलो, मुझसे पता नहीं स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनता बोर्ड में, बट आप इसको देख के अच्छे से लिख लो, ठीक है ना, फिर हम समझेंगे। अच्छा, पहले तो हम समझते हैं इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन,
जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट टच कर लेता है तब जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग की जगह वीक करवा के उसका ग्राफ पढ़ाऊंगी आपको। तो चलो अब हम बात करने जा रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। देखो दोनों में कॉमन जो चीज़ है वो ये है कि डाइल्यूशन होते ही क्या हो जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ऑब्वियसली वो एक बॉन्डेड चीज़ थी, उसकी डाइल्यूशन में हमने इसके डिस्टेंस को चेंज किया और इससे उसमें इंक्रीज दिखी। बट ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ऑलरेडी इसमें बहुत ही कम क्या है, इनमें बॉन्डिंग है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर कम बॉन्डिंग है तो इसमें अगर हम डाइल्यूट करेंगे तो 1 सेकेंड में फटाक से ये अपनी एक रैपिड इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी दिखाएगी, जो कि हमको इसके ग्राफ में साफ साफ दिखती है। जस्ट बिकॉज कि वो कंसंट्रेटेड था इसलिए वो अपनी मोलर कंडक्टिविटी को धीरे धीरे बढ़ा रहा था, वो भी कॉन्स्टेंटली। पर ये क्या करता है, एक पैराबोलिक वे में अपने मतलब क्या बोलते हैं, अपने जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको बढ़ाती है विद द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो हम अगर इसके ग्राफ को देखें तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे रूट सी लिख दे और यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी लिख दे, ठीक है ना। और यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन मत लिखने जाए, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से मैं बता दूँ कि यहाँ पे किस तरह का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ऐसा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। मैंने ग्राफ उल्टा स्टार्ट किया, यहाँ से बताऊँ तो ऐसा पता चल जाएगा आपको। तो ऐसा लगेगा कि ये कभी लाइन जो है कभी एंड ही नहीं हो रहा। क्या बताना चाहती हूँ कि ये लाइन जो है ये कभी एंड ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप अच्छे से लिखे विद द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस इन बोथ द केसेस। ऐसे आप लिखे विद द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस इन बोथ द केसेस। मतलब दोनों केसेस जो हमने पढ़े अब तक उन सब में ये नोट बना के लिख लो एक क्लाउडी बॉक्स में, सो दैट ये चीज़ आपको याद रहे, है ना। तो ये बात आपको पता चल गई, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई ऐसा पॉइंट आ ही नहीं रहा है कि जिस पॉइंट में आप बता सको कि हाँ कि ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को टच कर जाएगा। तो यही चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में। चलो अब हम बात करने वाले हैं एक सीक्रेट पर्सन के बारे में, जिसके बारे में हमने अब तक बात नहीं की। पूरी खोज तो बात के बारे में हमने बात कर ली कि पूरी खोज हो गई, डेबी हकल ने अपना क्वेश्चन भी दे दिया, पर जो एंड रिजल्ट तक हम पहुंचे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, जहाँ पे हमने बोला कि एट इनफाइनाइट पॉइंट वहाँ पे एट जीरो कंसंट्रेशन वहाँ पे कंडक्टिविटी की वैल्यू इनफाइनाइट डाइल्यूशन होती है ना। ये चीज़ किसने बताई, इसके बारे में तो हमने नहीं सुना। इसके बारे में एक नए साइंटिस्ट ने बात की जिसका नाम था कोहल-रॉश। एक बार क्या करो, कोहल-रॉश के बारे में अच्छे से जान लो कि कोहल-रॉश ने एक लॉ दिया था और उस लॉ के तहत उसने उस चीज़ को समझाया था जो कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया। पर कोहल-रॉश लॉ की जो खासियत है वो ये है कि इट इज़ वैलिड फॉर बोथ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा मत समझना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोहल-रॉश लॉ क्या काम नहीं देती, बट इट गिव्स वर्क। सो यहाँ पे आप ऐसे लिखे कि इट इज़ वैलिड फॉर किसके लिए, बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आपको कोहल-रॉश लॉ हर किसी का क्या है, फेवरेट टॉपिक है। पता है क्यों? क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन आते हैं ना, एक छोटा फर्स्ट क्लास का बच्चा भी उसको सॉल्व कर सकता है। इतना सिंपल क्वेश्चन आता है कोहल-रॉश लॉ पे, क्योंकि ये पूरी की पूरी अपनी जर्नी किस चीज़ पे बताती है, मतलब इसका जो पूरा टॉपिक है वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, वो एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन से क्या है, रिलेटेड है। तो हमको बस इनफाइनाइट डाइल्यूशन की ही बात करनी है। तो हम क्या करेंगे, मोलर इनफाइनाइट डाइल्यूशन के कुछ चीज़ें देखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कोहल-रॉश लॉ पे क्वेश्चन जेईई मेंस में ऐसे बहुत आ चुके हैं और आगे भी आते जाएंगे। और आप अपनी हालत मत छोड़ना, क्योंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोहल-रॉश लॉ के कुछ एग्जाम्पल्स, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने क्वेश्चन पे भी अपीयर हो सकते हैं। तो देखें इसके एग्जाम्पल। देखो, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हो, आपको बताया गया हो कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन AB
को अगर आपको क्या करना है, अगर इसको सेपरेट आउट करना है तो आप उसको कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाता है, पहले तो आप ए बी को क्या करो, ए बी को आप सेपरेट करो तो ए प्लस और बी माइनस निकलेगा। तो इसका मतलब ये है ए बी किससे बना हुआ है, ए से और बी से। तो ए का और बी का हमको क्या करना है, मिक्सचर लेना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए बी इनफाइनाइट का सिंबल दे दो और इसकी जगह इक्वल टू का सिंबल देके मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए प्लस, और इसमें भी इनफाइनाइट का सिंबल दे दो। सिर्फ वही चीज़ लिखो, बस सामने मोलर कंडक्टिविटी का ब्रांड या टैग लगा दो, ठीक है ना, और यहाँ पे बी माइनस लिख दो। बस इतनी सी बात है, इस चीज़ को समझ लेना और इस पे क्वेश्चन बहुत आएंगे। पर बिफोर गोइंग टू दैट क्वेश्चंस, एग्जांपल्स जो भी है, आप एक बात बहुत ही ज़्यादा भली भांति समझ ले, क्योंकि मैं अभी यहीं पे बता देती हूँ आपको अच्छे से। वो बात क्या है कि मोलर कंडक्टिविटी में और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। तो समझ लेते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको गिवन है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसको मोलर कंडक्टिविटी में कैसे चेंज करना है, या फिर मोलर कंडक्टिविटी की हैसियत कितनी है, औकात कितनी है, वो चीज़ समझने के लिए हम समझते हैं। देखो, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की अगर हम तुलना करें तो मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से n टाइम्स क्या है, बड़ा है। कितनी बड़ा है, कितना बड़ा है, n टाइम्स। और वो n क्या है, वो है nf वाली फैक्टर, मतलब n फैक्टर टाइम्स वो क्या है, मोल फैक्टर से मोलर कंडक्टिविटी से क्या है, बड़ा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे अच्छे से लिखे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी। ये चीज़ आप समझ गए। इसका मतलब क्या है, इसको इसकी औकात तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना है, nf को मल्टीप्लाई करना है। समझ रहे हो ना आप? तो चलो, ये बात आपको समझ में आ गई, और ये बात और अच्छे से समझ में आएगी जब मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी। तो चलो आप इसको लिख ले, मैं इसको रब आउट कर लेती हूँ। तो चलो हम एग्जांपल्स लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl का। तो NaCl किससे बना हुआ है, अब मैं इक्वेशन के थ्रू नहीं समझाऊंगी। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किससे बना है, Na प्लस से प्लस Cl माइनस से। जैसे आप इक्वेशन लिखते हो ना, ठीक उसी प्रकार इसमें लिखे, बस ब्रांड लगा दीजिए कोलरॉश लॉ की, है ना, पेटेंट करवाया उसने, तो इन दोनों के बारे में आपको पता चल गया। पर अब तक तो आपने सिर्फ वन चार्ज का केस देखा, पर अगर दो चार्ज दिख जाए, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो BaCl2, बेरियम क्लोराइड, ठीक है ना, BaCl2, इसमें Ba में कितने चार्ज है। अगर आपको अभी तक ये भी नहीं पता तो आप प्लीज़ अच्छे से केमिस्ट्री का बेसिक समझे फिर आप आए, क्योंकि अगर आपको BaCl2 को तोड़ना नहीं आता तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। आपको इसको तोड़ना आना चाहिए। इसको दो प्रकार से हम तोड़ सकते हैं, Ba2+ और Cl- में, ठीक है ना, ये दो प्रकार में टूटेंगे, ठीक है ना, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे Cl2 है और यहाँ पे Cl1 है, तो इसमें हम 2 लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसके हम रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, यही चीज़ यहाँ पे डायरेक्टली लिखना है। तो यहाँ पे m ऑफ मोलर कंडक्टिविटी Ba2+ लिखे एज इट इज, और यहाँ पे जो 2Cl है यहाँ पे 2 लिखे, और यहाँ पे फिर m लगा के Cl- लिख दीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया कि यहाँ पे किस तरह से आपको सॉल्व करना है अगर 2 दिया हो। और सिमिलरली वही एक ही केस है, मैं अब एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि एल्यूमिनियम में 3+ चार्ज होता है, और इसको अब मैं अगर Cl के साथ जोड़ूंगी तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो आप इन तीनों चीज़ों को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर ले, है ना। तो ये रहा आपका इक्वेशन, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आप देखो तो, अगर आपको एक इक्वेशन बनाना आता है तो ये आपके लिए हलवा है, सच बोलूँ तो, ठीक है ना। तो ये आप अच्छे से नोट कीजिए। ये क्या है, ये एक मोलर कंडक्टिविटी का केस है। किसका केस है ये मोलर कंडक्टिविटी का केस है। तो आप इसको मोलर कंडक्टिविटी भी लिखे, ठीक है ना। अब हम बात करने जा रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। मैंने क्यों इस एग्जाम्पल को समझाने से पहले आपको बताया कि आप पहले n फैक्टर के बारे में जान ले, क्योंकि अब n फैक्टर काम में आएगा। क्यों काम में आएगा, मैंने आपको बताया
कि मोलर कंडक्टिविटी में आपको 2, 3, 1 ये इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। बट ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नज़रअंदाज कर देती है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी औकात बहुत कम है, तो वो इस चीज़ को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता 1, 2, 3 को। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो चीज़ है, नाम से पता चल रहा है इक्वल, तो इक्विवेलेंट में वो क्या कर सकता है, ट्रिक बता रही हूँ, दिल पे मत लेना। तो इक्विवेलेंट क्या कर सकता है, वो हर किसी को क्या किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स चार्ज, ठीक है ना। तो इसके दो हम केस ले लेते हैं, इन दोनों का ही, ठीक है ना। इससे क्या हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं इसको नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो एज इट इज़ ही है, वो आपके कॉन्सेप्ट को नहीं ज़्यादा बढ़ाएगा। तो चलो इसको ले लेते हैं। तो हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ध्यान रखना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ले रहे हैं और BaCl2 को हम किस तरह से तोड़ेंगे, वही सेम चीज़ लिखेंगे, बस डिफरेंट ये हो जाएगा कि यहाँ पे हम 2 नहीं लगाएंगे, बस हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे Cl-, बस इतनी सी बात है। अच्छा, हम अगर एल्यूमिनियम को भी अगर ले तो एल्यूमिनियम में भी यही हो जाएगा, AlCl3 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Al3+, और यहाँ पे कोई 3 नहीं लगेगा, डायरेक्टली यहाँ पे Cl- को सेम पोजीशन मिल जाएगा। तो ये हम किसके बारे में बात किए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में बात किए। तो चलो आप इसको लिख ले, फिर हम मिटा देते हैं। एंड हाँ, यहीं पे आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है वो खत्म हुआ, और अब हम बात करने जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर की, एंड दैट विल बी द सरप्राइज, बट इट विल बी अ फिजिकल केमिस्ट्री। थैंक यू।